ओके, सो बेसिकली ये जो चीज़ है आप लोगों ने फर्स्ट ईयर बीएससी में भी देखी हुई है। अब आप टीवाई में डायरेक्टली 6th सेम में देख रहे हैं, मतलब एफवाई एसवाई दोनों में देखा है आपने। अब टीवाई में शायद 5th सेम में नहीं था, 6th सेम में है। तो थोड़ा सा फिर से मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। तो ये जो चीज़ है बेसिकली यहाँ पर आगे एक दरवाज़ा है जिसे हम स्लिट कहते हैं, स्लिट। और वो स्लिट जो है ना ये स्क्रू से कंट्रोल होती है। तो ये जो स्क्रू है इससे ये स्लिट कंट्रोल होती है, इससे ये मतलब ये ना पूरे से रोटेट करता है। ये पार्ट रोटेट करेगा तो इससे स्लिट मोटी या पतली होगी, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। तो ये है कॉलीमेटर। कॉलीमेटर का काम क्या होता है कि यहाँ से जो वाइट जो रेज निकल रही है, पॉलीक्रोमैटिक रेज निकल रही है, ये बेसिकली ये जो है ना ये मर्क्यूरी वेपर लैंप बंद है इसके अंदर इस चीज़ के अंदर मर्क्यूरी वेपर लैंप बंद है, जिसमें मर्क्यूरी के वेपर्स हैं जो एक्साइड डीएक्साइड होकर लाइट एमिट करते हैं काफ़ी सारी, और पॉलीक्रोमैटिक लाइट है तो काफ़ी सारे कलर्स होंगे उसके अंदर। वो कलर्स यहाँ पे घुसते हैं। अब देखिए ये तो काफ़ी मोटा है, इसका मुंह काफ़ी मोटा है, तो ये लाइट तो हर जगह पे हर डायरेक्शन में जा रही है, इधर उधर हर जगह जा रही है। लेकिन हमें चाहिए बिल्कुल एक फोकस्ड बीम, तो उसके लिए हमने यहाँ पर ले रखा है एक इस तरीके का ऐसा गोल घूमने वाला रोटेटिंग स्क्रू टाइप का बना दिया है जो कि स्लिट को मोटा या पतला कर सकता है। पॉज। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी मोटी सी स्लिट है। तो बेसिकली अब मैं वहाँ से जो है स्क्रू को घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये स्लिट पतली हो रही है। देखिए स्लिट पतली हो गई, बंद हो गई थी, अब फिर से खुल गई, फिर बंद हो रही है, ये फिर से खुल गई है, ठीक है। और ये स्लिट का जो साइज़ है ना, हाइट, उसको भी चेंज किया जा सकता है। उसके लिए यहाँ पर एक चीज़ है, ये जो निकला हुआ पार्ट है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ये जो निकला हुआ पार्ट है, अगर मैं इसे आगे या पीछे सरकाता हूँ, आगे या पीछे इसे सरकाता हूँ, तो इससे स्लिट की हाइट चेंज होती है। ये स्लिट की हाइट चेंज करता है। और ये जो घुमाने वाला जो स्क्रू है ये स्लिट को मोटा या पतला करता है, विड्थ चेंज करता है, ये विड्थ चेंज करता है और ये हाइट चेंज करता है। इससे देखिए मैं हाइट चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हाइट छोटी हो गई, उसे बाहर निकाला, हाइट बड़ी हो गई, उसे अंदर किया, हाइट छोटी हो गई। आप देख सकते हैं मेरे हैंड का मोशन, मैं इसे बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, अंदर ले जा रहा हूँ, ऐसे करके, ठीक है। तो इससे हाइट चेंज हो रही है। तो ये हाइट बड़ी है, अंदर लेके गया, हाइट छोटी है, तो हाइट चेंज कर सकते हैं इससे। तो हाइट मैंने बड़ी रखी है, अब मैं स्लिट को सिर्फ घुमा के इससे थिन करूँगा, थिन स्लिट बनाऊँगा। और थिन स्लिट तो ठीक है, ये बन गई थोड़ी सी, लेकिन फोकस्ड नहीं है, बिखरी बिखरी सी है। तो फोकस करने के लिए ये जो स्क्रू है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसे पिनियन कहते हैं, PINION, पिनियन, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये जो चीज़ है हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, इस स्क्रू का, इसे हम पिनियन कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये जो चीज़ है, ये लेंस, ये आगे पीछे सरकती है। तो जब ये आगे पीछे सरकेगी, बेसिकली ये चीज़ जब आगे पीछे सरकेगी तो जाहिर सी बात है कि फोकल लेंथ जो है उसके हिसाब से उसकी क्लियर इमेज बनेगी, किसकी, स्लिट की, है ना, इसकी फोकल लेंथ के हिसाब से। तो ये स्लिट अभी काफ़ी मोटी है, इसको हम लोग इसको ज़रा थिन करेंगे। तो मैं स्क्रू को घुमा रहा हूँ और देखिए एकदम पतली फाइन स्लिट इसमें बन चुकी है, आप देख सकते हैं एकदम फोकस्ड फाइन स्लिट है। बीम तो एकदम फाइन पतली मैं बना चुका हूँ सिर्फ कॉलीमीटर की मदद से। लेकिन अब बेसिकली जैसे ही मैं ये जो टेलीस्कोप रखा हुआ है, ये टेलीस्कोप, इसे जैसे ही मैं इसके सामने लेके आऊँगा तो इसकी जो लेंसेज है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो उसकी हिसाब से एडजस्टेड नहीं है ना। तो उसके सामने जब मैं ये लेके आऊँगा तो फिर से मेरी स्लिट जो है थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, बिगड़ जाएगी। वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि स्लिट ऊपर की तरफ आ रही है और एकदम ब्लर आ रही है, ऊपर की तरफ फिर ब्लर आ रही है। तो ऊपर से उसको नीचे लाने का तरीका क्या है, तो ये स्क्रू है। ये जो स्क्रू होता है ये बेसिकली ऊपर या नीचे लेके जाता है चीज़ों को। देखिए ये जो स्क्रू है, अगर मैं इसे चलाऊँगा, इसे घुमाऊँगा तो बेसिकली चीज़ें ऊपर या नीचे होंगी। ये टेलीस्कोप की जो हाइट है ये ऊपर या नीचे होगी, ऊपर नीचे इस स्क्रू से होगा, ठीक है, इस स्क्रू से। ये देखिए साइड से देखिए ऊपर जाते हुए दिखा, अभी देखिए नीचे आते हुए दिखेगा, है ना, ये नीचे आते हुए आपको दिख रहा है, ये ऊपर जाते हुए दिख रहा है। तो बेसिकली इससे आप ऊपर या नीचे कर सकते हैं। तो ये वाला स्क्रू मैं एडजस्ट करूँगा और बेसिकली जो है स्लिट की हाइट एडजस्ट करूँगा। आप देख सकते हैं गैप बढ़ रहा है ना, इससे गैप कम हो रहा है। तो अब मैं बराबर इसको एडजस्ट करूँगा तो स्लिट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। फिर उसे मैं फोकस करूँगा बाद में। तो स्लिट बिल्कुल सेंटर में आ चुकी है, लेकिन ब्लर है, अच्छी नहीं दिख रही। तो अब उसको हमें अच्छा करना है। अच्छा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करना होगा ये जो इसके ऊपर, टेलीस्कोप के ऊपर जो पिनियन लगा हुआ है वो। तो ये जो है ये स्क्रू, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा। तो आप देख सकते हैं, देखिए ये लेंसेज आगे पीछे हो रही है,
तो फोकल लेंथ चेंज हो रही है, ठीक है, सिस्टम की, जो सिस्टम की फोकल लेंथ चेंज हो रही है और फिर चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्लियर करके अब आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने स्लिट को एकदम थिन कर दिया है और एकदम परफेक्ट हो गई है। वो इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है, इतने अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है बेसिकली, क्योंकि कैमरे के अंदर जो एक ऑटो फोकस का फंक्शन होता है वो अपने हिसाब से भी कुछ और फोकस करने की कोशिश कर रहा है, इस वजह से। अदरवाइज़ स्लिट एकदम बारीक हो चुकी है और बेसिकली यहाँ पे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं वो इस बात के गवाह हैं, वो लोग देख चुके हैं कि काफ़ी थिन और प्यारी सी स्लिट बन चुकी है। अंदर आपको भी हल्का हल्का उसका दिखाई दे रहा होगा कि स्लिट एकदम पतली हो चुकी है और फाइन हो चुकी है। ये देखिए मैं आपको ना फोकस करके दिखा रहा हूँ, घुमाइए घुमाइए ज़रा उसको। हाँ, तो ये देखिए डी फोकस हो रहा है, मोटी हो गई स्लिट। हाँ, उल्टा घुमाइए बेटा, उल्टा घुमाइए, उल्टा घुमाइए। ओके, घुमाओ घुमाओ उल्टा डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। हाँ, ये हुआ पतला। ओह ग्रेट ग्रेट ग्रेट, फैंटास्टिक, बीच में दिखा था वैसे ही बिल्कुल। ओके, तो बेसिकली पहले तो हमें ये जो प्रिज्म है इसका एंगल पता करना है। प्रिज्म एंगल होता है ना, जैसे कि प्रिज्म ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर एक एंगल होगा ना जिसे हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, है ना। तो बेसिकली ये प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने के लिए क्या करना होगा कि इस प्रिज्म को ऐसे पकड़ के यहाँ रखना होगा, ताकि इसके जो दो साफ वाले फेसेस हैं जिनको हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, ये बिल्कुल लाइट सोर्स को पॉइंट कर रहे हो। ये देखिए ये गंदा वाला सरफेस है, आप देख सकते हैं एकदम गंदा सा ब्लर सा है, ठीक है। ये एकदम क्लियर वाला है, साफ वाला है ना, ये वाला एकदम साफ सरफेस है, ये वाला है ना। और वैसे ही ये वाला सरफेस एकदम साफ सरफेस है, ये वाला एकदम साफ है, और ये गंदा सा ब्लर सा है, थोड़ा सा ओपेक सा है। इट्स नॉट क्लियर, मतलब परफेक्टली ओपेक, बट है थोड़ा वैसा। तो ये जो दो सरफेसेस हैं बिल्कुल साफ सरफेसेस हैं, तो ये जो साफ सरफेसेस हैं इसे उठा के बिल्कुल आपको ऐसे रख देना है यहाँ पर लाइट सोर्स के सामने। तो अब लाइट सोर्स के सामने से रख देंगे। अब इससे क्या होगा, सुनिए ध्यान से, यहाँ से मतलब लाइट देखिए यहाँ से आएगी, लाइट यहाँ से आएगी और फिर टकराएगी इन दोनों सरफेसेस पे, और टकराने के बाद ये इस तरीके से जो है रिफ्लेक्ट होगी, इस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होगी। एक लाइट यहाँ आएगी, एक लाइट यहाँ आएगी। तो हम फिर इस टेलीस्कोप की मदद से एक बार यहाँ से स्लिट देखेंगे, एक बार स्लिट यहाँ से देखेंगे, और दोनों टाइम पे हम दोनों विंडोज़ की वैल्यू नोट करेंगे, दोनों टाइम पे दोनों विंडोज़ की वैल्यू नोट करेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिए, ठीक है, दोनों टाइम पे दोनों विंडोज़ की वैल्यू। तो जब ये यहाँ होगा, स्लिट दिखाई दे रही होगी, क्रॉस वायर पे स्लिट होगी, तो ये दोनों विंडोज़ की वैल्यू, एक्स और वाई विंडो की वैल्यू हम नोट करेंगे। और वैसे ही फिर जब हम इसे उधर ले जाएंगे, वहाँ पर स्लिट दिखाई दे रही होगी, क्रॉस वायर पे होगी, तब हम एक्स और वाई विंडो की वैल्यू नोट करेंगे। अब एक जो अजीब चीज़ है वो ये है, जिस पे लोग ध्यान नॉर्मली नहीं देते, वो ये है कि ये जो आपकी विंडोज़ है ना, ये विंडोज़ ये रास्ते में आने वाली है, मतलब हमें परेशान करने वाली है। तो प्रिज्म रखने से पहले ही ये बात याद रखिए कि थोड़ा इसे टर्न टेबल को ऐसे घुमा दीजिए, ताकि आपको कभी भी रीडिंग लेने में कोई दिक्कत ना आए। इसको अगर आप ऐसे करके रख देते हैं तो चाहे टेलीस्कोप यहाँ हो चाहे वहाँ हो, आप रीडिंग बहुत आसानी से ले पाएंगे, है ना। आपको ये बीच में नहीं आएगा, ये मतलब समझ रहे ना, जब आप इसको देखने जाएंगे तो ये चीज़ बीच में नहीं आएगी, वरना ये चीज़ हिल सकती है रीडिंग लेते टाइम पे। तो पहले इसको ऐसा कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये बेसिक सी बात समझ में आ रही है, ये बेसिक सा अरेंजमेंट आपको करना है। तो ये जो है बंदा, ये बेसिकली अब क्या कर रहा है कि जो बीम ऑफ लाइट आ रही है उसके दो रिफ्लेक्टेड ऐसा इमेजेस बना रहा है। तो वो जो रिफ्लेक्टेड इमेजेस इसमें आ रही हैं, अब मैं आपको वो बेसिकली टेलीस्कोप की मदद से दिखाने वाला हूँ, ठीक है। टेलीस्कोप की मदद से मैं आपको, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है आपको स्लिट नज़र आ रही है, और इसे मैंने क्रॉस वायर पर ले लिया हुआ है। हालांकि क्रॉस वायर यहाँ पे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा है, क्रॉस वायर नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए अब आपको हल्का हल्का क्रॉस वायर नज़र आया होगा। हाँ देखिए अब आपको नज़र आया क्रॉस वायर से थोड़ी सी हटी हुई है, वर्टिकल क्रॉस वायर से थोड़ी सी स्लिट हटी हुई है वर्टिकल क्रॉस वायर से। तो आप देख सकते हैं कि स्लिट और क्रॉस वायर, वर्टिकल क्रॉस वायर पे ध्यान दीजिए, दोनों के दोनों बिल्कुल मैच हो रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। बल्ब की आप जब लाइट ऑन कर देंगे और फिर उसके बाद देखने की कोशिश करेंगे, तो टेलीस्कोप में जो क्रॉस वायर होगा वो बहुत अच्छे से विजिबल होगा। कभी कभार क्रॉस वायर दिखता नहीं है, तो थोड़ी सी लाइट है ना यहाँ से शाइन कर दिया कीजिए बल्ब से, तो फिर क्रॉस वायर अच्छे से दिखना इसमें स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस वायर बेसिकली एकदम वर्टिकल और ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लस का साइन बना हुआ होना चाहिए, लेकिन कभी कभार जो है बच्चे गलती से घुमा देते हैं ये चीज़ को, तो क्रॉस वायर मल्टीप्लाई के साइन में दिखता है। अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये मल्टीप्लाई का साइन बन चुका है, मल्टीप्लाई का साइन। तो इसी से यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस वायर इसके अंदर है बेसिकली, तो आपको उसको बिल्कुल परफेक्टली प्लस साइन का बनाना है। दिखा ये देखिए, आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन बना हुआ है क्रॉस वायर का, क्रॉस वायर मल्टीप्लाई का साइन है ना। तो क्रॉस वायर ऐसा मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट ऐसा प्लस साइन का होना चाहिए, प्लस साइन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है।
तो यहाँ पर तो बेसिकली मैंने इसको प्लस साइन जैसा बना दिया, एडजस्ट कर दिया है। मैं चाहूँ तो इसकी रीडिंग अभी नोट कर सकता हूँ, एक्स और वाई विंडो की। ये जो दो विंडोज़ दिखाई दे रही हैं इनकी मैं रीडिंग्स नोट कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मुझे एक बात मालूम है कि हो सकता है कि ये प्रिज्म मैंने एकदम सीधा ना रख के थोड़ा टिल्टेड विल्टेड रखा हो। अगर ये थोड़ा भी टिल्ट हो गया प्रिज्म, तो हो सकता है कि एक जगह पे तो रिफ्लेक्शन आ रहा हो, सारी की सारी लाइट एक ही साइड पे आ रही हो और दूसरी साइड से हमें कुछ भी ना मिल रहा हो। तो रीडिंग लेने से पहले ये इंश्योर कीजिए कि यहाँ भी आपको दिखे और यहाँ भी आपको दिखे। जब दोनों बाजू दिखे फिर आप रीडिंग स्टार्ट कीजिए। आई होप कि आपको ये बात बेसिकली समझ में आ रही है। तो हम पहले इसे यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से भी चेक करेंगे। अच्छा, जब आप इस टेलीस्कोप को हिलाते हैं तो याद रखिए कि इसमें जो नीचे स्क्रू लगा हुआ है इसे आप ढीला कर दें। ये स्क्रू अगर टाइट रहा तो टेलीस्कोप हिलेगा नहीं। आप ये स्क्रू अगर टाइट रहा तो टेलीस्कोप हिलेगा नहीं। जब आप इसे पकड़ के खींचेंगे पूरा एपरेटस हिल सकता है। तो ऐसी गलती, ऐसी गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो आप उसे लूज करके देखिए। अब देखिए कितना स्मूथली मैं एक उंगली से इसको बहुत ही स्मूथली मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है। अब यहाँ पर जो है बेसिकली हम दूसरी स्लिट, मतलब इस तरफ की स्लिट देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर भी बेसिकली स्लिट दिखाई दे गई है। अब मैं स्लिट को यहाँ पे आपको एकदम अंदर घुस के इसके मुंह के अंदर जाके दिखाता हूँ। ये देखिए, आप देख सकते हैं स्लिट, कितनी प्यारी स्लिट आई हुई है। यस, और क्रॉस वायर पे ही है लेकिन थोड़ी सी ऊपर है, ऊपर। तो उसे नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला जो हाइट वाला स्क्रू है इसे बेसिकली मूव करना होगा, है ना, इसे मूव करना होगा। तो ये जो बच्ची है मिस आसमा, ये अभी ट्राई कर रही है बेसिकली स्क्रू से इसको ऊपर या नीचे करने का। तो बेटा जब एग्जैक्टली बीच में आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। थैंक यू आसमा, आप एग्जैक्टली बीच में ले आई हैं। तो क्रॉस वायर पर भी स्लिट जो है लाई कर रही है। परफेक्ट। तो अब स्लिट्स दोनों साइड पे आ चुकी हैं। तो अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से रीडिंग्स निकालेंगे। तो आइए मैं आपको रीडिंग्स निकालना सिखाता हूँ। ओके, तो पहले तो भाई अब जो भी इंस्ट्रूमेंट उसका जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी लीस्ट काउंट निकालना होती है ना भाई, कि भाई कितना मेजर कर सकता है ये। तो लीस्ट काउंट निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन, इसके ऊपर सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है? इधर देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। इस पे ना ऐसा एक वर्नियर स्केल टाइप का बना हुआ है जिसपे ना 30 लाइन्स ऐसे खींची हुई है। ये वर्नियर स्केल है, ये सेकेंडरी स्केल है, सेकेंडरी स्केल। इसमें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 30 है, 30 लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है। 30 लाइन्स मैंने बनाई नहीं है, बट अज्यूम कीजिए यहाँ पे 30 लाइन्स बनी हुई हैं, ठीक है। अब बेसिकली कैसा है कि यहाँ पर नीचे जो मेन स्केल है, ऐसा सर्क्यूलर वाला एक मेन स्केल है। तो उसमें है ना, सपोज यहाँ पे 130 लिखा है सपोज, और यहाँ पे मान लीजिए कि 140 लिखा हुआ है। तो 130 से 140 के बीच में ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके 10 लाइन्स नहीं है, बल्कि ये बीच में भी छोटी छोटी सी लाइन्स हैं, समझ रहे हैं आप। यानी कि टोटल 20 लाइन्स हैं इसके अंदर। तो 10 डिग्री के अंदर 20 लाइन्स हैं, यानी कि एक लाइन आधा डिग्री के बराबर है। अरे ये देखो 130, ये 140। अरे अगर 10 लाइन्स होती तो यानी कि हर लाइन 1 डिग्री के बराबर होती, लेकिन यहाँ पर 10 नहीं 20 लाइन्स हैं। तो हर एक लाइन किसके बराबर है? हर एक लाइन आधा डिग्री के बराबर है। समझ में आया? तो स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पे जो है वो 0.5 डिग्रीज है, 0.5 डिग्रीज, जिसको हम लोग 30 मिनट भी लिख सकते हैं। 1 डिग्री मतलब 1 घंटा 60 मिनट। समझ गए? 1 घंटा मैंने जानबूझ के ऐसे ही बोला है ताकि याद रहे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन वो घंटा टाइम का यूनिट है, डिग्री एंगल का यूनिट है। तो 1 डिग्री जो है इसमें भी 60 मिनट है। इसको सिर्फ 60 मिनट नहीं बोलते हैं, इसको 60 मिनट्स ऑफ द आर्क बोलते हैं, 60 मिनट्स ऑफ द आर्क, लेकिन हम शॉर्ट में से 60 मिनट्स ही कहेंगे। तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, ठीक है। तो आधा डिग्री में 30 मिनट है, आधा डिग्री में 30 मिनट है। समझ में आई बात? गुड। अब इसको डिवाइड किससे करना होता है? लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। मेन स्केल का सबसे छोटा बंदा जो भी है, वो सबसे छोटा बंदा, उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी सेकेंडरी स्केल, वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल में टोटल बंदे कितने लोग हैं? 30। तो 30 से डिवाइड करेंगे, तो 30 से डिवाइड कर दिया तो 30 मिनट डिवाइड बाई 30 खाली, ठीक है। ये यूनिटलेस है, ही खाली नंबर है ना, नंबर ऑफ लाइन है ये। तो बेसिकली 1 मिनट इज द लीस्ट काउंट। इस बंदे का लीस्ट काउंट 1 मिनट है, 1 मिनट। समझ में आ रहा है? तो आपको जब रीडिंग्स आएंगी तो रीडिंग्स कैसी आना चाहिए? 30 डिग्री 2 मिनट, 30 डिग्री 8 मिनट, 30 डिग्री 9 मिनट, 30.5 डिग्री 2 मिनट्स, 30.5 डिग्री 20 मिनट्स। आपको रीडिंग कभी ऐसी नहीं आ सकती कि 30 डिग्री 2.5 मिनट, नहीं,
0.5 तो जा ही नहीं सकता ये, 1 मिनट लास्ट है, लीस्ट काउंट इसका कितना है 1 मिनट। तो इसमें रीडिंग्स मिनट्स में ऐसे करके आ जाएंगी, डिग्रीज भी आएंगी और मिनट्स भी आएंगे, समझ में आ रहा है। और मिनट में 1 और 2 के बीच का नहीं आएगा, 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा, इस तरीके से आएगा। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब यहां पर जब मैंने रीडिंग देखा था, ठीक है अभी दिखाने की जरूरत नहीं, मैं दिखाऊंगा। तो अब जो मैंने यहाँ पे रीडिंग देखा था, लिसन वेरी वेरी केयरफुली, ये रीडिंग कैसी आई थी। तो जो वर्नियर स्केल है इसमें जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है आप देख सकते हैं, देखिए ये क्या है 130 है, ये 131 2 3 4 5 6 7 137 के आगे निकल चुका है ये। तो अब 137 नोट करें कि 137.5 नोट करें। 0.5 को जस्ट वो छूने वाला है ऑलमोस्ट, लेकिन छुआ नहीं है, तो जो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं, तो भला हम वो रीडिंग कैसे ले सकते हैं। तो हमें लेना होगा 137, तो 137 डिग्री। एक सेकंड मेरी उंगली को यहाँ पे देखिए, अगर कोई बंदा ऐसे आके यहाँ आके अटक जाए, चलिए टच भी कर लिया लेकिन पूरी तरीके से कोइंसाइड हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, तो इसे मैं रीडिंग नहीं मान सकता। तो इससे पहले वाली कौन सी रीडिंग थी, ये वाली लाइन थी 137, ये 137 की लाइन है और ये जो लाइन है 137.5 की है, लेकिन उस पर पूरा ऐसा नहीं गया है, पूरा ऐसा नहीं गया है, कैसा गया है, ऐसे गया है। तो इसलिए मैं 137.5 नहीं लूंगा, मैं 137 लूंगा रीडिंग, क्योंकि आगे जो ये गया है ना, अरे उसको ही तो हम सेकेंडरी स्केल वर्नियर स्केल से निकालते हैं ना कि भाई कितना आगे गए, 137 के आगे निकल गया तो कितना आगे गया। अरे अगर तुम पहले से इसको 137.5 ले लोगे तो फिर तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, बल्कि उल्टा कि कितना पीछे है वो 137.5 से। समझ में आ रही है बातें। तो आप 137 नोट करेंगे, तो 137 डिग्री ये मेन स्केल रीडिंग हो चुकी। ओके तो बेसिकली ये देखिए, जैसे कि ये जीरो है, मान लीजिए कि ये रीडिंग 137 है, यहाँ पे लिखा तो नहीं होगा 137, क्योंकि ये लोग खाली क्या क्या लिखते हैं, मेन रीडिंग लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहीं पे 130 ऐसा होगा वो लिखा होगा, और यहाँ पे कहीं पे 140 लिखा हुआ होगा। तो मैं बस 137 सिर्फ ना समझने के लिए लिख दे रहा हूँ 137। अब 137 जो है उसके आगे जीरो चला गया, लेकिन 137.5 पे नहीं गया, तो मेन स्केल रीडिंग हमने 137 नोट कर ली, हमारी मेन स्केल रीडिंग है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ सिखा रहा हूँ, उसमें बहुत ही गौर से ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान से सुनना। बेसिकली कैसा है कि यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, अगर आपकी ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये जो आधा डिस्टेंस होता है ना, आधा डिस्टेंस, अरे यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, अरे दो लाइन से, एक बड़ी लाइन है एक छोटी लाइन है, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो आधा डिस्टेंस है ना, आधा डिस्टेंस, उस आधे डिस्टेंस से अगर ज़्यादा आगे रहा ओ अगर मतलब ओ मतलब ओरिजिन जीरो, ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो, अगर ये ज़्यादा आगे रहा, अगर ये ज़्यादा आगे रहा, तो बेसिकली आपको क्या करना है, 15 के बाद स्टार्ट करना है। देखो ये 0 है, ये 15 है और ये 30 है, तो आप कोइंसाइडिंग लाइन 15 के बाद से देखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से। अगर ये जो 0 है यहाँ ना होके, बल्कि ये जो आधा रास्ता है, आधे रास्ते से थोड़ा पीछे रहा, तो आप 0 से 15 के बीच में ढूंढेंगे, 15 से कम में ढूंढेंगे। समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके ढूंढना आसान होता है। तो अब हमारे साथ क्या हो रहा था पता है, कि हमारा ये 137 था, ये 137.5 था, और हमारा जीरो ऑलमोस्ट है ना, मतलब ये जीरो ऑलमोस्ट टच होने वाला था, टच हुआ नहीं है, जरा सा जस्ट एकदम हल्का सा टच हुआ, हल्का सा टच हुआ है। तो अब ये तो आधे रास्ते से काफ़ी आगे निकल गया, तो रीडिंग हमारी 15 से बहुत आगे आएगी, 15 से 30 के बीच में ढूंढना है, 15 से बहुत आगे आएगी, तो आपको रीडिंग कहीं 25-26 के आसपास कहीं पे मिल जाएगी। आर यू गाइज अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो आपको सिर्फ उसी रीजन में ढूंढना है, वहाँ पे आपको आपकी रीडिंग जरूर मिल जाएगी। और लिसन, मान लेते हैं कि आप है ना कभी थोड़ी आंखें कमज़ोर हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है, मेरी भी हैं आपकी भी हैं, टीवी बहुत देखते हैं हम लोग, तो आंखें कमज़ोर हैं हम लोग, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो एटलीस्ट एकदम टच होने वाला तो गैस तो कर सकते हैं ना कि रीडिंग 25, 26, 27 है। तो जब कोई एग्जामिनर देखने आएगा तो उसे भी वैसे ही कुछ वहीं पे दिखाई देगा, 27 वाला या 26 वाला। तो आपने 25 लिख दिया तो गलत नहीं हो गया, आपको 25 दिख रहा है, उसको 27 दिख रहा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे मुझे 3 दिख रहा है या 4 दिख रहा है और उससे 25 दिख रहा है, तो ये रॉन्ग है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये जीरो जो है ना, इस आधे रास्ते से काफ़ी आगे निकल चुका है, तो जाहिर सी बात है कि 15 से हमें बहुत आगे चले जाना है। अगर ये एग्जैक्टली बीच में होता ना, एग्जैक्टली बीच में होता, तो आपको 15 के ही बिल्कुल आसपास देखना है। हो सकता है रीडिंग 13, 14, 15, 16, 17 में से कोई एक हो। आई होप कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। ये भाई ट्रिक है, यहाँ से यहाँ जाने में ये पूरी 30 लाइन्स कवर होती हैं। तो अगर आधे रास्ते पे हो तो 15 के आसपास कोई रीडिंग होगी, यहाँ से यहाँ जाने में पूरी 30 लाइन्स कवर होती हैं। समझ में आ गई बात। अरे तभी तो आधे डिग्री को हमने 30 से डिवाइड किया ना, हमने तभी तो आधे डिग्री को 30 से डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ से इस लाइन से यहाँ पहुँचने में 30 लाइन्स चलती हैं पूरी की पूरी। समझ गए कि नहीं समझ गए? गुड। अच्छा, आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हो सकता है कि जैसे कि ये 137 वाली जो रीडिंग है, इस पर अगर एग्जैक्टली जीरो अगर एग्जैक्टली आ गया तो? ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आप चेक कैसे करेंगे? अगर जीरो सच में इधर आया होगा ना, तो याद रखना
कि बाकी कोई भी लाइन किसी से भी कोइंसाइड नहीं हो रही होगी। ये जो 30th वाली लाइन है ना, ये गारंटीड परफेक्टली कोइंसाइड हो रही होगी। जब भी 0 कोइंसाइड होगा तो ये 30 वाला भी कोइंसाइड होगा। तो अगर आपको लगता है कि 0 सच में 137 के ऊपर है और 137 नोट करना चाहते हैं, तो नोट करने से पहले आप यहाँ पर इसको देख के एंश्योर हो जाएं कि 30 भी हो रहा है कि नहीं। अगर 30 सच में कोइंसाइड हो रहा है तो फिर आप रीडिंग 137 ही नोट करेंगे, 137 बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग होगी। समझ में आ रहा है? बच्चे ये भी मिस्टेक्स करते हैं कि मतलब यहाँ पे भी एक लाइन है 0 की और यहाँ पे 30 की है, तो 0 30 को इग्नोर करते देखते नहीं है, खाली देखते हैं कि कौन सा टच हो रहा है और रीडिंग यहाँ वाली नोट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे रीडिंग एक्चुअल में 139 या 142 ऐसी कोई रीडिंग है, तो आपने गलत रीडिंग नोट कर ली। आपको ये 30 दिख रहा है, ये 0 दिख रहा है ना, 0 वाला देखना होता है कि 0 कहाँ जा रहा है। ये सपोर्टिंग स्केल वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के कहाँ जा रहा है वो देखना है। तो याद रखिए, अगर एग्जैक्ट कोइंसाइड हो रहा होगा तो उसका कंफर्मेशन ये है कि ये 30 वाली भी कोइंसाइड हो रही होगी, बाकी कोई भी लाइन कोइंसाइड नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारी जो लाइन कोइंसाइड हो रही थी आपने देख ली कि वो 17th लाइन है, आपने फोटो में देख लिया ध्यान से। तो बेसिकली अब हम लोग इसकी रीडिंग कैसे नोट करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये देखिए, बेसिकली ये है हमारे पास टेबल डिटर्मिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म का। तो यहाँ पे वन फेस को P कहा गया है, अदर फेस को Q कहा गया है। तो मैं इस फेस को, प्रिज्म का जो ये वाला फेस है, ये वाला, इसे मैं P कह रहा हूँ, और इस वाले फेस को मैं क्या कह रहा हूँ, Q कह रहा हूँ। इस वाले फेस को, ये वाला जो फेस है ये बेसिकली Q है, और ये जो फेस है वो P फेस है। तो P फेस पे ये जो रीडिंग है यहाँ पे, ये X, देखो X विंडो, इसको विंडो को X नाम दिया गया। तो X रीडिंग हमको आ गई है 137 डिग्री, और मिनट्स कितना आया है, कौन सी रीडिंग कोइंसाइड हुई, 17 वाली, तो 17 मिनट्स। तो वो हम नोट करेंगे, फिर बाद में Y का भी नोट करेंगे, अभी इसको भी देखिए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो X वाली विंडो है, X वाली विंडो, उसका P फेस पे जो X वाली विंडो की जो रीडिंग आई है वो ये 137 डिग्री एंड 17 मिनट। तो जो आपको वर्नियर कैलिपर पे दिखता है, मतलब वर्नियर स्केल पे, सॉरी वर्नियर कैलिपर नहीं, वर्नियर स्केल पे दिखता है, सेकेंडरी स्केल पे दिखता है, सेकेंडरी स्केल पे उसे आप कहेंगे मिनट्स। तो 137 डिग्री 17 मिनट इसका मतलब रीडिंग है। अब देख रहे हो एक ही फेस, इधर का ही फेस देख रहे हो, लेकिन रीडिंग दो जगह देख रहे हो, वाई विंडो में भी एक्स विंडो में भी। लेकिन वाई विंडो और एक्स विंडो के बीच में 180 का एंगल है, तो वो 180 का एंगल मैथमेटिकली भी तो आपको यहां पर नजर आना चाहिए ना। 318 डिग्री और 2 मिनट, ठीक है, 318 डिग्री 2 मिनट्स। तो ये जो है बेसिकली 318 और 137, अच्छा मैं इसको फिलहाल 138 बोलता हूँ। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 180 आ गया, लेकिन ये 130 ये नहीं है ना, मतलब एक्चुअल में 138 नहीं है, तो इट इज़ लाइक 181 180 का गैप होना चाहिए, तो 181 का गैप आ रहा है, 180 का गैप होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। तो ये गैप देखो होना तो चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली कभी कभार मिलता नहीं है, हमारे देखने में भी कुछ कमी होती है। तो यहाँ पे लेकिन 180 का गैप अप्रॉक्सीमेटली दिख रहा है ना, तो मतलब राइट है। तो एक्स और वाई अपने बिल्कुल बराबर निकाला, ये फेस P था। अब हम क्या करेंगे कि इसे टेलीस्कोप को लेंगे, इसे घुमाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। अब हम देखेंगे फेस Q की रीडिंग्स। ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया है कि हमने एडजस्ट करके इसकी जो स्लिट है टेलीस्कोप में एकदम बिल्कुल एडजस्ट कर दी है फेस Q के लिए। अब हम फिर से एक्स और वाई नोट करेंगे, तो इसमें हम अभी एक्स नोट करेंगे, इसमें वाई नोट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमें इस तरीके से फेस Q पे रखने के बाद हमें जो मिला है एक्स वाला, तो हम लोगों को बच्चियों ने बताया, माइजा एंड आयशा ने, वो ये बताया कि यहाँ पे उन्हें मिला है कितना 18 डिग्री एंड 10 मिनट्स। और यहाँ पर नविश्ता और इकरा ने हमें बताया है कि कितना मिला है भाई, वाई पे कितना मिला है 197.5 डिग्री एंड ये जो है यहाँ पर 197.5 डिग्री एंड 26 मिनट। तो देखिए जब ऐसा आधा डिग्री रहता है ना, उसको 30 मिनट में कन्वर्ट कर देने का, आधा डिग्री 30 मिनट होता है ना, तो बेसिकली आपकी रीडिंग हो जाएगी 197 डिग्री एंड 30 + 26 कितना होता है 56, तो 56 मिनट है ना, ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। करेक्ट आसमा, राइट है कि नहीं है? गुड, थैंक यू। सो बेसिकली इस तरीके से हमें रीडिंग आ चुकी है। अब आप एक बात याद रखना कि x से x को माइनस करना और y से y को माइनस करना, बड़े से छोटे को करना, आपको मतलब जस्ट डिफरेंस निकालना है। आपको ये नहीं देखना है कि प्लस है कि माइनस है, जस्ट डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस है ना 120 के करीब आना चाहिए, क्योंकि ज्योमेट्री वैसी है। अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली अगर ये 60 डिग्री का प्रिज्म है सपोज, तो जिस तरीके से ये ज्योमेट्री आ रही है इस तरीके से, इसमें ये जो एंगल आएगा ना इन दोनों लाइट के बीच में, इन दोनों लाइट रेस के, जो यहाँ दिख रही है और जो यहाँ दिख रही है, वो 120 का आएगा। तो 120 तकरीबन होना चाहिए। तो x से x माइनस करने पर 120 मिलना चाहिए और y से y माइनस करने पर 120 मिलना चाहिए। तो देखिए ये 138 है अप्रॉक्सीमेटली 138 और ये 18 है।
सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 120 बचेगा। वैसे ये 318 है और ये 198 है अप्रॉक्सीमेटली, है ना, अप्रॉक्सीमेटली, तो वापस से 120 आ गया। तो हमें जो चाहिए था वो हमें बिल्कुल मिल रहा है। तो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म 60 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा। सारे कैलकुलेशन करके मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जब मैंने सब्ट्रैक्शन किया इन दोनों का तो मुझे 119 डिग्री 7 मिनट्स आया, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो मुझे 120 डिग्री और 6 मिनट्स आया है। जब मैंने इन दोनों का एवरेज किया तो इकरा आपने बहुत अच्छे से एवरेज किया, थैंक यू। 119 डिग्री 36 मिनट और 30 सेकेंड्स आ रहा है। तो जैसे कि आयशा ने कहा कि सर 30 सेकेंड्स है तो उसका क्या करें हम लोग, क्या इग्नोर कर दें? तो नहीं, इसको इग्नोर नहीं करना है। इसको बेसिकली आप 30 सेकेंड्स जो आ रहे हैं उसको 1 मिनट ले लीजिए आप, ठीक है। तो 30 या 30 से ऊपर आएगा तो उसको 1 मिनट ले लीजिए, तो 37 मिनट्स हो जाएगा फिर ये। तो 119 डिग्री 37 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको 2 से डिवाइड किया, देखो ना एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है तो थीटा जो भी आया है ना 120 के आसपास जो भी आया है वो उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिल रहा है 59 डिग्री 48 मिनट एंड 15 सेकंड्स। अब 15 सेकंड जो है वो 30 सेकंड से छोटा है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 59 डिग्री 48 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं 60 मिनट आ चुका है ना, 60 मिनट मतलब 60 डिग्री आ चुका, सॉरी। तो 60 डिग्री का ये प्रिज्म है और ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इक्विलैटरल प्रिज्म है। तो इक्विलैटरल प्रिज्म है तो 60 डिग्री का एंगल आना ही चाहिए था। अब हम बढ़ते हैं इस यानी कि प्रैक्टिकल के अगले पड़ाव पर। तो फ्रेंड्स अब ध्यान दीजिए, ये जो प्रिज्म का एंगल, अपने एंगल ऑफ प्रिज्म आपने जो कैलकुलेट कर लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म आपने कैलकुलेट कर लिया। प्रिज्म की पोजीशन कैसी रखी थी कि मतलब जो सरफेसेस हैं वो ऐसे ट्राइंगल फॉर्म में रखे हुए थे ना, दोनों साफ सरफेसेस। अब इसमें से आपको प्रिज्म को घुमा देना है और एक जो साफ वाला सरफेस है वो अपनी तरफ ले लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको रखना है, इस तरीके से आपको प्लेस करना है ताकि साफ वाला सरफेस, देखो ये गंदा वाला सरफेस जो दिख रहा है, गंदा वाला, इसको साइड में कर देना है, साफ वाला अपनी तरफ लेना है ताकि इसमें से कलर्स बन के निकले। अरे लाइट भाई यहाँ से निकलेगी, यहाँ से फिर इसमें घुसेगी, यहाँ पे साफ सरफेस में, पहले साफ सरफेस में और फिर दूसरे साफ वाले सरफेस से, एकदम क्लियर वाले सरफेस से बाहर निकल के यहाँ पे कलर्स दिखाई देंगे। इसको हम टेलीस्कोप की मदद से देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली देखिए हमारा पूरा स्पेक्ट्रम आ चुका है इसके अंदर, परफेक्ट तरीके से एकदम, है ना। आपको स्पेक्ट्रम सब नज़र आ रहा होगा इस प्रिज्म के अंदर, देखिए सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं आपको एकदम ब्यूटीफुल से, ठीक है। यस, परफेक्ट, एकदम ब्यूटीफुल स्पेक्ट्रम आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, है ना, परफेक्ट एकदम। अब बस खाली क्या, देखो ये तो मैंने नेकेड आइज से दिखाया आपको, अब हम इस टेलीस्कोप को इसके सामने रख के फिर से देखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं कि बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो ये मैंने वाइट पेपर रखा हुआ है इसके सामने, जो हम लोगों को स्पेक्ट्रम दिख रहा है ना, वो स्पेक्ट्रम मैं फ्लैशलाइट बंद करूँगा तो आपको इस बुक पे भी दिखना स्टार्ट हो जाएगा। दिख रहा है ना, हम मतलब एक आइडिया तो मिल रहा है ना एटलीस्ट कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम, कभी हम लोग क्या ढूंढते रह जाते हैं टेलीस्कोप से, उससे दिखता नहीं है, तो इसमें एक आइडिया मिल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर है। अब मैं फ्लैशलाइट फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ कि हमने कोई चीटिंग नहीं की है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मैं जो है स्पेक्ट्रम को देख रहा हूँ, स्पेक्ट्रम थोड़ा नीचे है तो मैं हल्का सा इस स्क्रू का इस्तेमाल करके, ये वाले स्क्रू का, मैं स्पेक्ट्रम को ऊपर ले आता हूँ। स्पेक्ट्रम ऊपर आ गया, अच्छा थोड़ा सा क्रॉस वायर हल्का सा मेरे हाथ से हिल के टेढ़ा हो गया था, मल्टीप्लाई का साइन बन गया था, मैं इसे फिर से प्लस बना देता हूँ। ओके, अब मुझे काफ़ी सारे कलर्स दिखना स्टार्ट हो गए। ये टेलीस्कोप जैसे ही मैं आगे पीछे घुमाऊंगा मुझे सारे कलर्स दिखाई देंगे, क्योंकि सारे कलर्स एक साथ फील्ड ऑफ व्यू में कभी कभार नहीं आ पाते हैं, क्योंकि डिस्पर्शन ज़्यादा कर रहा है ये प्रिज्म, तो कलर्स ज़्यादा दूर दूर फैल रहे हैं। तो वायलेट काफ़ी दूर है, अब मुझे दिख रहा है वायलेट, फिर मुझे इंडिगो तो नहीं दिख रहा है इतने अच्छे से, मुझे ब्लू दिख रहा है, फिर ब्लूइश ग्रीन दिख रहा है, फिर ग्रीन दिख रहा है, फिर येलो के 2 कलर्स दिख रहे हैं, फिर एक ऑरेंज दिख रहा है और फिर एक रेड दिख रहा है। वही चीज़ मैं आपको अभी दिखाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो उसको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए मुझे इसे क्लियर करना होगा, साफ करना होगा। साफ करने के लिए एक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम होता है शूस्टर्स मेथड। तो वो शूस्टर्स मेथड कैसे होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं इस टर्न टेबल को पकड़ूंगा और इसे चलाऊंगा। जब मैं इसे चलाऊंगा तो कलर्स भी चलेंगे, लेकिन कलर्स एक जगह पे जाके टर्न होने लगेंगे, मतलब कलर चल रहे हैं, कलर फिर लौट गए। तो कलर जहां से लौटते हैं वहां पर आपको रुक जाना है, और रुक के जो है बेसिकली आपको क्या करना है कि जो टेलीस्कोप है आप चाहें तो उसे फिक्स कर सकते हैं, टेलीस्कोप को आप चाहें तो टाइट कर सकते हैं इस स्क्रू की मदद से। ये जो स्क्रू यहाँ पे नीचे दिया हुआ है उसकी मदद से आप चाहें तो टेलीस्कोप को बिल्कुल टाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने टेलीस्कोप को फिक्स कर दिया है। अब आप खाली बस इसको टर्न टेबल को मूव करके चीज़ें देख सकते हैं, टर्न टेबल को। अच्छा, तो जहाँ से सारे कलर्स मुड़ रहे थे, रेड मुड़ रहा था, ऑरेंज भी मुड़ रहा है उसके पीछे से, येलो उसके पीछे से। तो ये जो टेलीस्कोप है ना, एक्चुअल में उसे मैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू से चला के एक काम करता हूँ, येलो पे ले आता हूँ।
येलो पे, क्रॉस वायर में येलो पे ले आता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब जब मैं कभी भी चेक करूँगा तो येलो कलर जो है बेसिकली वो क्रॉस वायर पे से मुड़ा करेगा। मतलब सारे कलर्स तो मुड़ रहे हैं, येलो भी मुड़ रहा है, लेकिन येलो हमेशा क्रॉस वायर से ही मुड़ेगा। येलो जो है वो क्रॉस वायर से मुड़ेगा। यस, परफेक्ट। अब मैंने येलो को बिल्कुल क्रॉस वायर पे रख दिया है। अब मुझे उस येलो को साफ करना है। मुझे येलो का एक ही कलर दिख रहा है, मुझे येलो के 2 कलर्स बनाने हैं। ये देखिए येलो का एक ही कलर आपको दिख रहा है, येलो का, लेकिन मुझे येलो के 2 कलर्स देखना है। येलो के मुझे 2 कलर्स देखना है। यहाँ पे वायलेट आपको नहीं दिख रहा, वायलेट बहुत आगे है। आपको जो है कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू ग्रीन, उसके बाद में आपको ब्लू दिख रहा है, वायलेट नहीं दिख रहा, वायलेट थोड़ा सा आगे है। ये देखिए ये है वायलेट। अब आपको वायलेट भी दिखना स्टार्ट हो गया। सो दैट इज वायलेट, दैट इज वायलेट कलर। आई होप अब आपको सारे कलर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ तो येलो कलर क्रॉस वायर पे से लौट के आ रहा है। येलो कलर जो है बेसिकली क्रॉस वायर से लौट के आ रहा है। येलो कलर क्रॉस वायर पे से लौट के आ रहा है, तो मैंने येलो कलर के मिनिमम डेविएशन पे इसे सेट कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, सारे कलर्स को एक बाजू ले जाऊँगा, सारे कलर्स को एक बाजू ले जाऊँगा, बिल्कुल फील्ड ऑफ व्यू के एक बाजू ले जा रहा हूँ मैं, एक बाजू, एक बाजू। कलर सबके सब एक बाजू जा चुके हैं, ठीक है, कलर सब एक बाजू में है। अब कलर्स को चलाना है और चला के इसी बाजू लाना है, घुमा के ऑपोजिट डायरेक्शन में। कलर सब एक ही बाजू आ चुके हैं, लेफ्ट में आ चुके हैं। सारे कलर्स को चलाना है राइट साइड की तरफ और घूम के क्रॉस वायर से वापस पूरा इसी पोजीशन पे लाके उन्हें छोड़ना है। और छोड़ने के बाद आपको क्या करना है कि क्योंकि ये जो चीज़ है, ये इसे चला के मैं अपनी तरफ ला रहा हूँ, इसे चला के मैं अपनी तरफ ला रहा हूँ, इसे चला के अपनी तरफ ला रहा हूँ, तो इस पिनियन से उसे साफ़ करना है, कलर को एकदम शार्प बनाना है। फिर जब मैं चला के इधर से उधर ले जाऊँगा तो कॉलीमीटर का जो पिनियन है उससे उसे साफ़ करना है। तो बेसिकली सारे कलर्स लेफ्ट में थे, मैंने चलाया 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 प्रिज्म को, कलर राइट में गए, राइट में गए, राइट में गए, राइट में गए। अब पीला कलर पहुंचा क्रॉस वायर पे, क्रॉस वायर से टर्न मारने लगा, अब जाने लगा लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। सारे कलर लेफ्ट में जाने लगे, जाने तो सबको लेफ्ट में गए। लेफ्ट में पहुंचने के बाद बेसिकली यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कलर्स जो है ब्लर हैं। तो अब मैं इस स्क्रू की मदद से उन्हें साफ़ करूँगा, तो मैं स्क्रू की मदद से उन्हें साफ़ करूँगा। यस, तो मुझे एकदम साफ साफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, देखो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूँगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से, तो कलर्स फिर से राइट में चलने लगे, राइट में चलने लगे, राइट में चलने लगे। उसके बाद में येलो कलर टच हुआ क्रॉस वायर पे, फिर आने लगा लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में, और मैं फिर से उसी पोजीशन में पहुँच गया। अब मैं उस चीज़ को यहाँ पे साफ़ करूँगा, यहाँ से इसे शार्प जितना हो सकेगा उतना शार्प बनाऊँगा। तो मैं इसे अब यहाँ से शार्प बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से भी शार्प हो गया। फिर चलाऊँगा, यहाँ लाऊँगा और यहाँ से शार्प बनाऊँगा, फिर चलाऊँगा, वहाँ ले जाऊँगा, वहाँ से शार्प बनाऊँगा। तो इस तरीके से 5-6 बार करने के बाद आपको एकदम परफेक्ट कलर्स आ जाएंगे। वो कलर्स मैं आपको भी दिखाता हूँ। गलत दबा दिया क्या? नहीं, बराबर है। ये देखिए कलर्स चल रहे हैं राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, टच होके क्रॉस वायर से फिर से लेफ्ट में, लेफ्ट में, लेफ्ट में। तो यहाँ पे ले आया, फिर मैंने उसको एडजस्ट किया था, वो पिनियन को मेरी तरफ आया तो टेलीस्कोप का पिनियन एडजस्ट किया, फिर चला रहा। ओके, तो कलर्स को जो है मैं चला रहा हूँ। देखिए राइट में चलाया 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 चलाया, लेकिन कलर्स इस पॉइंट के बियॉन्ड जा ही नहीं रहे। तो मतलब वो जो पोजीशन है जिसके आगे नहीं जाते हैं वो मिनिमम डेविएशन की पोजीशन है। फिर से मैं उल्टे हाथ मतलब उल्टे डायरेक्शन में चला रहा हूँ। देखिए कलर्स वहाँ जाके फिर लौट आते हैं, है ना। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ कलर्स इस पॉइंट के आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ये पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो फ्रेंड्स ऐसे करके मैं सारे कलर्स दिख रहे हैं, येलो 1 2, ग्रीन, ब्लू, वायलेट। तो सबके ऊपर एक एक करके क्रॉस वायर रखना है और हमें जो है एक्स और वाई नोट करना है एट मिनिमम डेविएशन पोजीशन, है ना। जहाँ से मतलब कलर्स टर्न होते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम डेविएशन पोजीशन, वहाँ से हमको देखना है। तो बेसिकली ये जो है हमारा यहाँ पर जो ऐसा गोला रहता है, उस गोले में, मतलब गोला इन द सेंस टेलीस्कोप का गोला, उसमें ये रहता है वर्टिकल और ये रहता है हॉरिजॉन्टल क्रॉस वायर। तो इसके अंदर यहाँ पे कलर्स होते हैं। तो जैसे कि ना मतलब येलो 1 इधर है, इस क्रॉस वायर पे है, फिर उसके थोड़ा सा लेफ़्ट में जाओगे तो यहाँ पे येलो 2 है, फिर इधर जाओगे तो ग्रीन है, फिर इधर जाओगे तो ब्लूइश ग्रीन है, फिर इधर जाओगे तो ब्लू है, फिर इधर जाओगे तो वायलेट है। तो ऐसे करके आपको ये जो टेलीस्कोप है इसे चला चला के इसको उन कलर्स तक आपको पहुंचना है और फिर ये रीडिंग्स एक्स और वाई की नोट करते जाना है। तो मैं ये सारी रीडिंग्स नोट करके आपको बताता हूँ।
तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को रीडिंग्स मिल चुकी हैं फाइनली सारे कलर्स की। और अब जो है हम इसे सब्ट्रैक्ट करके मिनिमम डेविएशन हर एक का निकालेंगे और फिर बाद में फार्मूला यूज़ करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। इसका जो फार्मूला होता है ये है फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए। तो एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस मिनिमम डेविएशन एंगल यूज़ करके हम लोग जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर का यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ये कैलकुलेट करके हम आपको बाद में दिखाएंगे। उससे पहले हम चलते हैं थर्ड स्टेप में। कैलकुलेशंस बाद में किया सकते हैं। थर्ड स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ द स्लिट विड्थ। तो स्लिट की चौड़ाई पता लगाने का जो तरीका उसमें यह है कि येलो लाइन्स जो रहती है ना, वो येलो लाइन्स समझो कि ये 2 येलो लाइन्स हैं। तो आप स्लिट को बंद करते जाइए। जब आप स्लिट को एकदम पतला कर देंगे ना तो 2 लाइन्स एक ही बन जाएगी। जब एक बन जाएगी रुक जाइए, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे कि उस स्लिट का आप विड्थ मेजर करेंगे। किसकी मदद से मेजर करेंगे? ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप की मदद से। फिर आप बाद में क्या करेंगे, वापस से आप स्लिट को जो है खोलेंगे। तो जब खोलते हैं तो तब जब 2 लाइन सेपरेट हो जाएंगी येलो वाली, तब वापस उसका आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से उसका विड्थ मेजर करेंगे। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के टाइम पे मेजर करके उसका एवरेज निकालेंगे तो आपको एक्चुअल स्लिट विड्थ आ जाएगा, एक्चुअल स्लिट विड्थ, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट है, ये है स्लिट। तो बेसिकली जो स्लिट है इसका जो दरवाज़ा है वो इससे चेंज हो सकता है। देखिए इससे देखिए साइज़ चेंज हो रहा है, उसका पतला हो गया, इससे मोटा हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमको इसी की मदद से 2 येलो को 1 बनाना है, फिर 1 येलो को 2 बनाना है, ठीक है। मैं स्लिट को तब तक खोलूंगा जब तक कि 2 लाइंस 2 ना दिखने लगे। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि 2 लाइंस 2 बन गई हैं, ठीक है। तो मैं रुक जाऊंगा, 2 लाइंस 2 बन चुकी हैं, मैं रुक जाऊंगा और यहाँ की रीडिंग, यहाँ पे जो रीडिंग है वो मैं नोट कर लूंगा। तो 0.1 और ये 8 है, ठीक है। ओके, तो जो हमारी स्लिट है उसमें वर्नियर स्केल पे है ना 10 लाइंस दी हैं, 0 से 5 के बीच में 10 लाइंस है। जरा लंबी वाली लाइंस मतलब ऐसी और फिर छोटी लाइंस सब मिला के ऐसा 10 लाइंस है, ठीक है। ये आधा सेंटीमीटर है, आधा सेंटीमीटर। तो एक लाइन की जो विड्थ रहेगी, देखो आधा सेंटीमीटर मतलब 0.5 सेंटीमीटर और टोटल 10 लाइन्स है। तो एक लाइन किसके बराबर है? 0.05 सेंटीमीटर के बराबर है, 0.05 सेंटीमीटर या फिर 0.5 mm आप चाहो तो कह सकते हो, 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। अब वर्नियर पे जो है उसके जो गोल जो ये वाली रीडिंग्स है, ये गोल वाली, ये टोटल 50 है। इस पे जो ये गोल वाली रीडिंग्स है ना, इसको अगर आप चेक करोगे ना तो टोटल 50 तक ही है, ये 50 तक है। तो 50 तक है तो इसका मतलब 0.05 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 50, तो ये बन जाएगा कितना? 0.001 सेंटीमीटर बन जाएगा, 0.001 सेंटीमीटर, समझ में आया? या फिर 0.01 mm यानी कि 1/100 mm। और वही बात इस पे लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/100 mm, है ना, दिखा 1/100 mm लिखा हुआ, दिखा कि नहीं? तो इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका लीस्ट काउंट है। तो हमको जो भी रीडिंग आई है ना बेटा, हमको जो रीडिंग आई है वो रीडिंग कैसी आई है? मेन स्केल पे हमको है ना 0.1 की जो लाइन थी ना mm की, मतलब सॉरी सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर उसके आगे गई थी। तो 0.1 सेंटीमीटर मेन स्केल है। और जो वर्नियर स्केल हमको आया था, वर्नियर स्केल मतलब सर्कुलर वाला हमको 8 आया था, 8। तो 8 को हम 0.001 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये हमको कितना मिलने वाला है? 0.008 सेंटीमीटर, यानी कि 0.108 सेंटीमीटर ये स्लिट की विड्थ है। इसको हम A1 कहेंगे। और ये कभी की है? ये क्लोजिंग के टाइम की है ना कि ओपनिंग के टाइम की है? ओपन, हाँ, जब 2 दिखना स्टार्ट हो गई तो ओपनिंग के टाइम की है, ओपनिंग के। अब हम क्लोजिंग के टाइम का भी नोट करेंगे, क्लोजिंग के टाइम पे, ठीक है। हो रही है क्लोज बेटा, स्लिट क्लोज हो रही है, हाँ क्लोज हो रही है। हाँ, यहाँ पे अब 2 लाइन्स एक ही लाइन बन गई, सिंगल बन गई लाइन, बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए अभी रीडिंग्स आप देख सकते हैं, ये 0.1 के आगे जा रहा है ना बेटा, और वहाँ पे कितना जा रहा है? हाँ 29 के आगे है, 30 पहुँचा नहीं है, 29 के आगे 30 पहुँचा नहीं है, ठीक है। तो वो अपने लेंगे 29 और ये कितना लेंगे? ये 0.1 के आगे, ठीक है, ओके। तो अभी अपनी रीडिंग्स कितनी कैसी हो जाएगी? ओके, तो बेसिकली अब हमको मेन स्केल कितना आया? हमको मेन स्केल वापस से 0.1 सेंटीमीटर आया और जो वर्नियर स्केल आया हमको वह 29 आया था। तो 29 इंटू 0.001 करेंगे तो 0.029 सेंटीमीटर होगा। जब मिला देंगे तो 0.129 सेंटीमीटर, तो ये हो गया A2। तो अब हमको एवरेज स्लिट विड्थ निकालनी है। तो एवरेज स्लिट विड्थ का जो फॉर्मूला है वो है A1 + A2/2। तो 0.108 + 0.129 डिवाइड बाई 2। तो 29 और 8 ऐड करेंगे 37 बनेगा।
तो 0.137 नहीं सॉरी 237 क्योंकि 1 और 1 भी तो ऐड होगा ना, तो 29 और 8 किया तो 37 हो गया, लेकिन 1 और 1 भी तो 2 भी तो बनेगा, 237 डिवाइड बाई 2, 0.237 डिवाइड बाई 2, 0.237 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा है, लगा 0.1185 आ रहा है ना, तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 0.119 बोल देंगे, ठीक है 0.119। तो ये इतना सेंटीमीटर की ये जो है बेसिकली आपकी स्लिट की विड्थ है, तो वो मीन स्लिट विड्थ हम यहाँ पे लिख देंगे 0.119 सेंटीमीटर, ठीक है। तो विड्थ पहले वाला भी जो था वो 0.108 था, ये 0.129 है, और फिर इस तरीके से हमको आ गया है ना। आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अब अपन ये वाले कैलकुलेशंस भी पूरे कर लेंगे, उसके बाद अपने को कॉशिस कॉन्स्टेंट सब मिल जाएगा, जो कॉशिस कॉन्स्टेंट है वो मिल जाएगा। फाइनली फ्रेंड्स बारी है अनडेविएटेड बीम देखने की। तो अभी जो प्रिज्म है, प्रिज्म हम हटा देंगे, और जो स्ट्रेट लाइट आ रही है ना, स्ट्रेट लाइट बेसिकली वो जो स्ट्रेट लाइट आ रही है, उस स्ट्रेट लाइट को हम देखेंगे यहाँ से, इस टेलीस्कोप से स्ट्रेट लाइट को देखेंगे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहाँ से उस मिनिमम डेविएशन की पोजीशन, अरे जो ये ऐसा आड़ा है ना, आड़े से सीधा इनके बीच का जो गैप है, हर एक का मिनिमम डेविएशन वो हम निकाल पाएंगे। डायरेक्ट रीडिंग बोलते हैं इसको, सीधा रख के डायरेक्ट रीडिंग। तो डायरेक्ट रीडिंग अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कितनी आ रही है, x0 y0, ठीक है। डायरेक्ट रीडिंग इज x0 y0। तो मैं हटा रहा हूँ प्रिज्म हटा दिया, और बेसिकली मैं ले आया अपना जो ये टेलीस्कोप है, इसको पहले ढीला कर दूंगा यहाँ से नीचे से, तो इसको मैंने ढीला कर दिया, ढीला करके इसे मैं चला के ले आऊँगा, और बिल्कुल एक्जैक्टली सामने रख के अब जो x और y में दिख रहा होगा उसको मैं नोट कर लूँगा। हमारा x0 आ गया 82 डिग्रीज और 26 मिनट्स, और y0 आ गया 262 डिग्री और 33 मिनट्स। तो बस अभी उसको हर एक रीडिंग को x0 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x माइनस x0 करके देखेंगे, और देखते हैं कि हमको कितना आता है फाइनली। सो फ्रेंड्स बेसिकली हम लोगों को जो रीडिंग आई थी ये रिजॉल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म की, आप देख सकते हैं कि ये जो डायरेक्ट रीडिंग्स हमने निकाली वो भी सब लिख दिए मैंने। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे जो क्लोजिंग विड्थ और ओपनिंग विड्थ जो है, तो हम लोगों को क्लोजिंग के टाइम पे कुछ ये आई है विड्थ स्लिट की, और जो ओपनिंग के टाइम पे वो ये वाली विड्थ आई है। इन दोनों का एवरेज निकाला तो 1185 आ रहा है। आप चाहे तो इसको कैलकुलेशंस के लिए ऐसे ही मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर कोट करना होगा तो आप इसे राउंड ऑफ कर देंगे, 0.119 कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो डिवाइस जो हमने इस्तेमाल किया उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही आ सकता है, बट ठीक है कैलकुलेशन के लिए हम इसे मेंटेन करेंगे फॉर हायर एक्यूरेसी। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशंस हैं वो देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशंस यहाँ पे, तो हमें हर एक लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हर एक लाइट के लिए, है ना। प्रिज्म जो है वो अलग अलग लाइट को अलग अलग बेंड करता है, तो सबके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस भी अलग अलग हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए हम लोग जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं हर एक कलर का, येलो 1, येलो 2, येलो मतलब ग्रीन ब्लू वायलेट, ऐसे करके 6 कलर्स का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने निकाल के यहाँ पे लिख दिया हुआ है। मैंने कैसे लिखा हुआ है तो उसके पीछे जो कैलकुलेशन है वो यहाँ पर मैंने डिटेल्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए साइन ऑफ जो हमें मिला था ना एंगल, ये देखिए कहाँ पे मिला एंगल भाई, एक सेकेंड, एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ है मेरा, यहाँ पर है एंगल ऑफ प्रिज्म, हाँ 59 डिग्री 48 मिनट दिख रहा है एंगल ऑफ प्रिज्म। अरे देखिए भाई a प्लस डेल्टा m करना है ना, है ना, a प्लस डेल्टा m तो पहली लाइन के लिए करना है, कौन सी लाइन है, येलो 1 लाइन के लिए है, तो a तो सभी के लिए फिक्स है ना, ये सभी के लिए फिक्स है, कितना है 59 डिग्री 48 मिनट। लेकिन येलो के लिए डेल्टा m कितना है, तो येलो के लिए जो डेल्टा m है बेसिकली वो है 48 डिग्री 47 मिनट, है ना, 48 डिग्री 47 मिनट ये डेल्टा m है। तो जब हम दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बेसिकली अपने को जो है साइन ऑफ वो वाली चीज़ आ जाएगी। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, साइन ऑफ 59 डिग्री 48 मिनट प्लस 48 डिग्री 47 मिनट डिवाइड बाई 2, ठीक है, ये हो गया। अब अच्छा, अब साइन ऑफ a बाई 2, तो a जो था एंगल ऑफ प्रिज्म 59 डिग्री 48 मिनट डिवाइड बाई 2, ये भी करना है। तो ऐसे करके जब कैलकुलेशंस किया तो हमें 1.6290 आ रहा है। फिर दूसरा जब ले रहे हैं दूसरे कलर के लिए सेम कैलकुलेशन है, तो उसमें हमको 1.6316 आ रहा है। इस तरीके से हम सारे कलर्स का जो है कैलकुलेशन करके रख लेंगे तो हमें पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये मीन डेविएशन कैसे आया है, तो मीन भी ईजी है। अरे ये जो आपको ये था ना एंगल्स आ रहे थे 33 डिग्री, ये देखो ना इधर आया 33 डिग्री 43 मिनट्स, 33 डिग्री 43 मिनट्स। तो इसको है ना ये x को x0 में से माइनस करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे लिखा x माइनस x0 करो, लेकिन वो डिफरेंस एक्चुअली माइनस साइन नहीं आना चाहिए, इधर डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस मतलब ऐसा सिमिलरिटी, ऐसा सांप की तरह साइन रहता है। तो डिफरेंस का मतलब ये हो जाएगा कि बेसिकली आपको जस्ट है ना बड़े में से छोटा माइनस करना है। तो 82 में से 33 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको 48 ही आएगा, ठीक है। और वैसे ही ये देखिए 213 और 262, तो 262 में से 213 माइनस करेंगे तो 48 डिग्री आएगा। तो ये आ जाता है आपका डेविएशन, है ना। 2 बार आपको डेविएशन आ गया ना। अरे 2 विंडोज़ थी ना स्पेक्ट्रोमीटर पे, तो स्पेक्ट्रोमीटर पे 2 विंडोज़ थी, तो बेसिकली आपको दो बार आगे इसका मीन निकालेंगे और मीन ऐसे करके लिखते चले जाएंगे डेविएशन का।
तो अपने को ये पूरा टेबल जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि टेबल हमने किस तरीके से बनाया हुआ है। अब इसके आगे कैलकुलेशंस और भी हैं, वो देखते हैं। तो बेसिकली येलो वन और ग्रीन लाइन के लिए अब हमको B1 निकालना है। B1 जो है एक तरीके का कांस्टेंट है, ये येलो वन और ग्रीन लाइन्स के लिए हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो B1 क्या है देखते हैं। तो B1 देखिए, यहाँ पे हमको येलो वन लेना है, येलो वन की रीडिंग्स लेनी है, ठीक है। और किसकी, ग्रीन की रीडिंग लेनी है, येलो वन और ग्रीन। तो क्या कौन सी रीडिंग लेनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का लेना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेंगे मैं दिखा देता हूँ, और दोनों की वेवलेंथ भी लेनी है बाय द वे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, ये वाला जो है ये येलो वन का और ग्रीन का ये 1.6322 है। 1.6290 येलो वन का है और 1.6322 किस चीज़ का है, ये ग्रीन का है, येलो वन और ग्रीन। और वैसे वेवलेंथ 5790 और 5461, ठीक है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैलकुलेशन। तो ये देखिए कैलकुलेशंस, तो B1 के लिए मैंने लिया 1.6290 और 1.6322, और यहाँ पे जो 5790 थी और 5469 थी वो मैंने जो है वैल्यूज़ ले ली है, ठीक है। 5461 सॉरी। तो ये वैल्यूज़ ले लिए, स्क्वायर कर लिया है। अच्छा, ये इनकी पावर 10⁻8 भी थी, तो उसका स्क्वायर होकर 10⁻16 हो जाएगा। दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया। वो 10⁻16 जो है ऊपर जाके यहाँ पर भी 10⁻16 ही होगा। अरे सिर्फ यहाँ से अगर यहाँ जाता, ये 1 के पास कूदता तो 10⁻16 होता, लेकिन बिल्कुल ऊपर जा रहा है ना, तो 10⁻16 ही रहेगा। तो 10⁻16 यहाँ पर मैंने उसको ले लिया है। अच्छा, नीचे जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे 1/5790 का स्क्वायर और 1/461 का स्क्वायर, तो बेसिकली ये जो स्क्वायर्स आएंगे आपको इस स्क्वायर में आपको ये आने वाला है 2.983 और 3.353, ठीक है। ऊपर माइनस में आया है आंसर, है ना, माइनस में है क्योंकि बड़ा छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर है, तो माइनस में आया है। नीचे भी आपको वैसे ही आएगा, तो वो माइनस माइनस फिर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। माइनस कैंसिल हो जाएगा और नीचे ना 10⁻8 आने वाला है कॉमन, तो ऊपर के साथ वो कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻8 बचेगा और 10⁻3 पहले से है, तो ये आपका 8.6486 10⁻11 आ रहा है। ये आपकी B1 की वैल्यू है। अब मैं आपको B2 की तरफ ले चलता हूँ। अभी जो B2 का कैलकुलेशन इसमें भी आप देखिए, इसमें येलो 2 और ब्लू लाइन्स लेना है ना, μ1 माइनस μ2 अपॉन 1/λ1 स्क्वायर माइनस 1/λ2 का स्क्वायर। तो B2 के लिए μ1 माइनस μ2 लेना है, जो कि येलो 2 और ब्लू लाइन्स हैं। तो येलो 2 को अगर आप देखेंगे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे येलो 2 को देखिए, तो येलो 2 ये येलो 2 है। तो येलो 2 के लिए 5769 लेना है, और ब्लू ग्रीन के लिए आपको कितना लेना है, 4916 लेना है ना, 4916 लेना है। सॉरी, ये गलत है 4358 लेना है ब्लू के लिए, ब्लू ग्रीन नहीं, ब्लू 4358। सो सेकंड वाला और फिफ्थ वाला 5769 और 4358, और वैसे यहाँ पे 1.6316 और 1.6532, 1.6316 1.6532। तो ये आ चुके हम लोग B2 पे, जिसमें मैंने कहा था ना 5769 और 4358 लेना है आपको, ये ले लिया आपने लैम्डा, और वैसी जो म्यू है वो 1.6316 और 1.6532 है। तो जब ये चीज़ सब्ट्रैक्ट करके आप जब डालेंगे तो बेसिकली देखिए आपको इतना सब कुछ आ रहा है। कैलकुलेशंस करने के बाद, ये सारे कैलकुलेशंस करके आप चाहिए तो पॉज करके रोक के देख सकते हैं कैलकुलेशंस, तो आपको 9.556 × 10⁻11 आएगा। अब मीन B निकालना है, मीन वैल्यू ऑफ B निकालना है। तो ये जो B1 और B2 आया था ना, B1 कितना आया था 8.6486 आया था, और B2 आया 9.556, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, 10⁻11 तो कॉमन ही है। तो बेसिकली आपको B की वैल्यू 9.1023 आ जाएगा। अब dμ/d आपको निकालना है, dμ/d, और dμ/d जो है बेसिकली ये निकालने के लिए आपको -2b/λ³ करना है। देखिए मैनुअल में कहा गया, मैनुअल में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, dμ/d निकालना है, ठीक है। दिख रहा है आपको dμ/d निकालने के लिए कहा गया, लेकिन उसके लिए क्या कहा गया, -2b/λ³। ये सब वैल्यूज़ पर ध्यान मत दिए, ये वैल्यूज़ जो है रॉन्ग है। तो देखिए, तो -2b/λ³ के लिए मैंने माइनस लिया, 2 × b की जो वैल्यू आई है मीन वैल्यू वो ले ली, और नीचे क्या है λ³ लिया। तो लैम्डा, अच्छा ये लैम्डा कौन सा लेना है, अब ये जो है ना येलो 1 येलो 2 का लैम्डा, देखिए मैनुअल में कहा गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारी मैनुअल में कहा गया है कि ये जो मीन है ना, ये लैम्डा लेना है, ये लैम्डा, तो येलो 1 और येलो 2 का। अब येलो 1 कितना है, तो येलो 1, तो ये देखिए येलो 1 जो है 5790 है और येलो 2 जो है 5769 है। तो इन दोनों का मीन लेके वो लैम्डा लिखना है। तो जब हमने मीन लिया तो हमें 5779.5 आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मीन मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, 5779.5 भी है, ठीक है, × 10⁻8। हाँ, तो ये जो कैलकुलेशन है dμ/d का, इसमें -2b/λ³ जो है उसमें लैम्डा का आंसर लेना है, ये वाला लेना है, 5779.5 × 10⁻8 वाला लेना है। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने 0.5 को इग्नोर कर दिया। तो हम जब ये ले रहे हैं तो हमें क्या वैल्यू आ रही है, dμ/d की एक नेगेटिव वैल्यू आ रही है, जिसकी वैल्यू है 943 -943.24 -943.24 है। आपको ये समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, तो ये जो dμ/d आ गया। अब हमें टी भी निकालना है। टी जो है बेसिकली विड्थ है, थिकनेस है किसकी, बेस ऑफ द प्रिज्म की। प्रिज्म का जो बेस है ना, उसकी विड्थ का फॉर्मूला ये हमको है ना एग्जाम की स्लिप में बेसिकली फार्मूला दिया होगा, एग्जाम की जो स्लिप है उसमें फार्मूला मेंशन किया गया है। तो उस फार्मूले के हिसाब से जब हम ये काम करेंगे तो हमें देखिए क्या मिलने वाला है, ध्यान दीजिए। तो बेसिकली इसमें ना हमको यहाँ पे ये फार्मूला मैं आपको पहले दिखा देता हूँ।
तो ये देखिए ये फॉर्मूला है, टी इक्वल्स टू 2a tan a प्लस डेल्टा m बाई 2 डॉट 1 बाई म्यू। तो ये हमको लेना है, ठीक है। इसमें अब ए क्या है, स्लिट की विड्थ है। ए क्या है, ये कैपिटल ए, वो स्मॉल ए तो स्लिट की विड्थ हो गया। कैपिटल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। डेल्टा m मीन डेविएशन है। लेकिन ये किसके लिए लेना है, ये येलो कलर के लिए मीन डेविएशन लेना है, वो भी एवरेज वाला मीन डेविएशन लेना है, ठीक है। और फिर मतलब येलो 1 येलो 2 का 2 मीन डेविएशन है ना, तो उसका एवरेज वाला लेना है। तो डिवाइड बाई 2 और फिर यहाँ पे 1 बाई म्यू, ये मीन म्यू लेना है हमको, मीन वैल्यू ऑफ म्यू, येलो 1 और येलो 2 की मीन वैल्यू ऑफ म्यू। तो वो हमें अभी हम लोग लेके दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है टी में 2 लिया है। यहाँ पे आप 0.1185 भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने उसको भी फिलहाल के राउंड ऑफ कर दिया। चलेगा यार, थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे में कर देता हूँ, बट इट्स ओके। तो 2 इंटू 0.119, ये क्या है, स्लिट की विड्थ है, ठीक है। 1185 थी, मैंने 119 ले लिया। टैन के अंदर ये जो एंगल है कौन सा है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ए निकाला था ना हमने 59 डिग्री और 48 मिनट्स, तो ये वो है। और ये जो चीज़ है 48 डिग्री 54 मिनट्स, ये मुझे कहाँ से आया, ये मैंने मिनिमम डेविएशन लिया येलो कलर के लिए, लेकिन येलो तो 2 हैं, तो येलो 1 येलो 2 का एवरेज लिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो 1 के लिए जो मिनिमम डेविएशन था 40 डिग्री 47 मिनट्स था, और येलो 2 के लिए 49 डिग्री 1 मिनट था। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो हमको आ जाएगा 48 डिग्री 54 मिनट्स। तो 48 डिग्री 54 मिनट्स हमको आया हुआ है। अब हम लोग ये एडिशन करके डिवाइड बाई 2 करके टैन निकाल के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा कैलकुलेशंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पॉज करके खुद भी साइंटिफिक कैलकुलेटर से टैली कर सकते हैं। तो हमको इस तरीके से 0.2035 आ गया। ये बेस ऑफ द प्रिज्म है, टी इज इक्वल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, 0 मतलब थिकनेस ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। सो दिस इज 0.2035। सो दिस इज सम काइंड ऑफ अ लेंथ, यू कैन से एक तरीके का लेंथ है। तो ये रहा रिजॉल्विंग पावर का जो है बेसिकली फार्मूला, लैम्डा बाई डी लैम्डा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन हमारा जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट के हिसाब से फार्मूला ये नहीं बल्कि ये है। तो ऑब्जर्वेशंस के लिए तो टी इंटू डी म्यू बाई डी लैम्डा। अच्छा, डी म्यू बाई डी लैम्डा हमने निकाल लिया और टी दोनों निकाल लिया ना हमने। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ दोनों, तो हमने दोनों निकाल चुके हैं। तो ये देखिए डी म्यू बाई डी लैम्डा हमें कितना आया था, -943.24 आया था। और टी जो था हमारा, टी किधर है भाई, टी, हाँ ये टी, तो टी हमारा कितना आया था, 0.2035 आया था। तो हम जब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 943 और 0.2035 को, तो हमें देखिए क्या आंसर आ रहा है। हमें आ रहा है रिजॉल्विंग पावर ऑफ द प्रिज्म 191.95। वैसे मॉड साइन अगर नहीं लगा होता तो एक्चुअल में रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू नेगेटिव आती, ठीक है। मॉड लिया है, मॉड लगा हुआ है ना, इसलिए मैंने डी म्यू बाई डी लैम्डा में जो -943 लिखा था ना, उसको मैंने +943 ले लिया, ठीक है। और टी की वैल्यू जो 0.20 समथिंग थी ना, 2035, अरे देखिए यहाँ पे लिखा है ना 2035 और 943, तो मैंने ऐसे लेके मुझे रिजॉल्विंग पावर ऑफ द प्रिज्म इतना आ चुका है। अब रिजॉल्विंग पावर स्टैंडर्ड वाला कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड वाला, तो इसमें लैम्डा क्या है, मीन येलो 5779.5 है ना, मीन येलो, ठीक है वो। और ये डिफरेंस इन द टू येलोज, तो 2 येलोज का सब्ट्रैक्शन, तो एक है 5790 और एक है 5769, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई, देखो ना, एक तो मीन निकालेंगे येलो का, मीन निकाला, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 बाई 2, तो दोनों येलो का मीन, अच्छा 10⁻8 जो है ना, दोनों में से कॉमन निकाल के वो मैंने साइड में लिखा, जो कि नहीं दिख रहा है, और वो इनविजिबल इंक है मान लीजिए। और यहाँ पे क्या है, नीचे जो सब्ट्रैक्शन है 5790 माइनस 5769, दोनों में से जो बेसिकली कॉमन 10⁻8 है वो मैंने बाहर निकाल के लिखा, और वो 10⁻8 और ये 10⁻8 कैंसल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला। तो बेसिकली मुझे जो मिल रहा है रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू स्टैंडर्ड तरीके से जो मिल रही है, वो स्टैंडर्ड तरीके से 275.2 आ रही है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है, एक्सपेक्टेड इतना था, मेरा आया है इतना 191.95, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। ये 200 के आसपास हो गया अप्रॉक्सीमेटली, और ये 275 है, तो ठीक है, इतना खास तो नहीं आया है। आप देखिए कितना बेटर निकाल सकते हैं लैब में, बट ठीक ठाक आया है। प्रिज्म जो इस्तेमाल करना है इस एक्सपेरिमेंट के लिए है ना, 1.5 वाला ग्लास का मत यूज़ करना, 1.7 यूज़ करना, वरना बहुत दिक्कतें आएंगी। जो आपकी जो 2 येलो लाइन्स हैं, 2 दिखाई नहीं देंगी प्रॉपरली। तो प्रिज्म जो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला होगा ना, उसका इस्तेमाल करना, जिसका रिफ्रैक्टिव कम से कम 1.7 हो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके से हमारा जो रिजॉल्विंग पावर का एक्सपेरिमेंट है खत्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको बेसिकली ऐसे एक्सपेरिमेंट्स और फ्यूचर में चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को।